नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नीट शास्त्र के यूट्यूब चैनल पे, जो कि नीट के स्टूडेंट्स के लिए आया है फ्री क्रैश कोर्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लोगों को नए नए ट्रिक्स और नए नए जो चैप्टर्स हैं उसे आसानी से समझने में मदद मिले। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे एटम्स और न्यूक्लियाई। तो हमारा जो अगला टॉपिक है एटम्स न्यूक्लियाई में, वो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। तो चलिए हम लोग देख लें कि बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है। तो बाइंडिंग एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस टू लार्ज डिस्टेंस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज टू ब्रॉड इनिशियली वेल सेपरेटेड न्यूक्लियस टू फॉर्म द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स से एक दूसरे के आसपास रहता है। तो जो भी फोर्स या फिर जो भी वर्क डन हम करें या फिर जो भी एनर्जी हम लोग डालें उस न्यूक्लियस को उस न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए, तो उसे हम लोग कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। या फिर अगर कोई न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस के बाहर है और उसको अंदर लाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज़ की जाए न्यूक्लियस से, उसे हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो मैथमेटिकली रिलेशन भी बाइंडिंग एनर्जी का है। तो हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन देख ले। जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू ZmP प्लस NMN माइनस M इंटू C²। तो हम लोग जान ले कि इसमें जो डिनोशन है वो किस किस को डिनोट कर रहा है। तो जो M है वो मास ऑफ न्यूक्लियस को डिनोट कर रहा है, जो MP है वो मास ऑफ प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, जो MN है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है, और जो C है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम लोग ये जो रिलेशन है उसे हम लोग समझ सकते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से। तो हम लोग आइंस्टीन मास इक्विवेलेंस एनर्जी को भी जान ले कि वो होता क्या है। इट सेज दैट mass of stable nucleus is always less than sum of masses of constituent, that is proton and neutron, and this mass difference is called mass defect. So from EMEE हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस को EMEE ले लिया था। तो ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्ट हैं उसके जो प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं उनके जो सम होंगे, उनके जो मासेस के सम होंगे वो ऑलवेज ग्रेटर देन होंगे जो न्यूक्लियस का जो मास है उससे। तो डेल्टा, हम लोग आइंस्टीन मास एनर्जी थ्योरम से हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M इंटू C² होता है। तो हम लोग यहाँ पे मास डिफेक्ट से यहाँ पे M निकाल लिए कि डेल्टा M इक्वल टू होता है ZmP प्लस NMN माइनस M होता है। तो इसी जो यही जो रिलेशन है इसको हम पुट कर देंगे इस वाले में, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M इंटू C² वाले में। तो हमें निकल जाएगा ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि ये है बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू ZmP प्लस NMN माइनस M इंटू C²। तो दो इम्पॉर्टेंट नोट हैं जो हमें जानना चाहिए कि प्रैक्टिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट फॉर एटॉमिक मास ग्रेटर देन 30 और स्मॉलर देन 170। जो भी एटम्स हैं जिनकी मासेस जो हैं वो 170 और 30 के बीच में है, उसके जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होगी वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट पाई गई है, मतलब कि उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। लेकिन वही दूसरा जो आपका नोट है वो है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इज़ लोअर फॉर बोथ लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई। जो एटॉमिक मासेस जो 30 से कम हैं जिस एटम्स के, या फिर 170 से ज़्यादा हैं, उनके जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है वो हमेशा कम होंगी इन कंपेरिजन टू एटॉमिक मास ग्रेटर देन 30 और लोअर देन 170। तो चलिए हम जो आगे का टॉपिक है उसे देखते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। तो पहले हम लोग जान लें कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। तो द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द इमिशन ऑफ वन और मोर पेनेट्रेटिंग रेडिएशन लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। तो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस का अचानक से किसी टाइम पे डिसइंटीग्रेशन, मतलब टूटने की जो फेनोमेनन है उसे हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और ये रेडियो एक्टिविटी जो फेनोमेनन है वो किसी पेनिट्रेटिंग रेडिएशन के थ्रू होती है, या तो अल्फा पार्टिकल के थ्रू होगी, या फिर बीटा पार्टिकल की वजह से होगी, या फिर गामा पार्टिकल की वजह से होगी। तो हम लोग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल को भी जान लेते हैं कि शॉर्ट में एक नोट्स बना के कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल होता क्या है। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है, आप लोग उसे नोट कर सकते हैं कि हमने
चार हमने एक 4 ग्रुप बनाया है, एक प्रॉपर्टीज़ का ग्रुप बनाया है, एक अल्फा रेज का ग्रुप बनाया है, एक बीटा रेज का बनाया है, एक गामा रेज का बनाया है, और हमने पॉइंट वाइज इसके जो कंपेयर हैं और कंट्रास्ट हैं उसे लिख दिया है। तो चलिए हम लोग का जो पहला पॉइंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है नेचर। तो अल्फा पार्टिकल का जो नेचर है वो हीलियम न्यूक्लियस से आया है, और जो बीटा पार्टिकल का नेचर है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन इलेक्ट्रॉन है वो, और जो गामा पार्टिकल है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और दूसरा पॉइंट हमारा है मास। तो जो मास है वो अल्फा रेज है, अल्फा रेज का जो है वो मास है हीलियम न्यूक्लियर का। तो हीलियम न्यूक्लियर का जो मास होगा वो या तो 4 AMU होगा या फिर 6.67 × 10⁻⁻27 kg होगा। एक चीज़ हम लोग जान लें कि जो मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखी है वो 1 by 1 इस तरह से लिखा है कि जो पहला जो आपका पॉइंट होगा वो दूसरे पॉइंट को सेटिस्फाइड, इस मतलब जो आगे का पॉइंट होगा, जो पहला शुरू का पॉइंट होगा वो आगे वाले पॉइंट्स को सेटिस्फाई भी करता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.11 × 10⁻31 kg होता है, और यहाँ पे रेस्ट मास ऑफ जो गामा रेज होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लोग देख लें। तीसरा पॉइंट जो है वो चार्ज है। तो हीलियम, ये अल्फा रेज जो है वो हीलियम न्यूक्लियर से बनी हुई है। तो हीलियम पे आप पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। हीलियम जो अल्फा रेज होती है वो पॉजिटिव रेज होती है, तो उसमें मैक्सिमम कितना पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, +2 ही आ सकता है, इसलिए इसका चार्ज +2 ही होगा। जो ये बीटा रेज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -ही होगा। और जो गामा रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो जिसका चार्ज कुछ नहीं होता, इसलिए इसका चार्ज 0 है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो अल्फा रेज है, पहला जो हमारा अल्फा रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमने पढ़ाई होगा कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं चार्जर को, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो निगेटिव चार्ज होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या डिफ्लेक्ट होगा। उसी तरह जो ये बीटा रेज है वो होगा आपको इसके तरफ, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो गामा रेज है उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो नो डिफ्लेक्शन उसमें शो करेगा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है स्पीड। तो स्पीड जो है वो देख लीजिए, स्पीड जो अल्फा रेज का होता है वो 10⁻7 मीटर/सेकंड होता है, नियरली 10⁻7 मीटर/सेकंड होता है। जो बीटा रेज होता है उसका नियरली 10⁸ मीटर/सेकंड होता है, लेकिन वो वेरिएबल है। ये जान ले, एक और पॉइंट है कि लेकिन वो वेरिएबल है। और जो गामा रेज है उसका 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। जो अगला पॉइंट है हमारा वो है आयनाइजिंग पावर। तो ये जो स्पीड और ये जो नोट कर लीजिएगा, ये जो 5th पॉइंट, 6th पॉइंट और जो 7th पॉइंट है वो आपको नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे कभी कभी, और आए भी। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, अगर आप लोगों ने एक आध बार देखा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि आयनाइजिंग पावर जो अल्फ़ा का होता है वो 10⁻4 टाइम्स दैट ऑफ गामा रेज होता है, और इसका जो बीटा रेज का जो आयनाइजिंग पावर होता है वो 10⁻2 टाइम्स दैट ऑफ गामा रेज होता है, और सबसे कम होता है आपका गामा रेज का। तो सीधा आपका क्वेश्चन आ जाता है नीट में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए कि आयनाइजिंग पावर किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो आप अगर इस रिलेशन को अगर याद करते हैं तो आप सीधा क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला आपका पॉइंट है पेनिट्रेटिंग पावर। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम जो होता है वो अल्फा रेज में होता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा होता है आपको गामा रेज में, बीटा रेज में, और सबसे ज़्यादा होता है गामा रेज में। तो जो बीटा रेज में होता है वो 10⁻2 टाइम्स दैट ऑफ होता है आपका अल्फा रेज, और इसका जो गामा रेज है वो 10⁻4 टाइम्स दैट ऑफ अल्फा रेज होता है। तो ये इससे भी सीधा क्वेश्चन आता है आपको कि पेनिट्रेटिंग पावर का आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, या फिर ये बताइए कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट एंड जिंक ZnS फॉस्फोर। तो उसका जो इफेक्ट है वो अल्फा रेज का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, गामा रेज का जो इफेक्ट है वो सबसे कम पड़ता है, और जो मिडिल में आता है वो आता है आपका बीटा रेज। तो चलिए हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तो हम लोग जान लें कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव लॉ, द रेट ऑफ डीके एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। मतलब कि जो हमारा जो अनडिकेड न्यूक्लियाई बचा होगा किसी इंस्टेंट पे, जितना हमारा अनडिकेड न्यूक्लियाई बचा होगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा ये द रेट ऑफ डीके एट एनी इंस्टेंट। तो उसे हम लोगों ने मैथमेटिकली यहाँ पे डिनोट कर दिया है कि -dN/dt प्रोपोर्शनल टू
इज प्रोपोर्शनल टू n, और n यहाँ पे अनडिकेड न्यूक्लियाई है। और यहाँ उसी को हम लोगों ने इक्वल टू साइन लगाने के लिए हम इक्वलिटी हम लोगों ने लाने के लिए यहाँ पे डीके कॉन्स्टेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो -dn/dt इक्वल टू लैम्डा इंटू n, और लैम्डा यहाँ पे डीके कॉन्स्टेंट है। तो आफ्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन, इस जो ये हमारा जो ये आया, ये जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला आया, इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, फिर हम लोगों ने लॉग फार्मूला यूज़ किया। तो उसके बाद जो हमारा पॉइंट, जो हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया वो ये आया, और ये हमारा मेन एक्सप्रेशन है। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, नंबर 1 से नोट कर लीजिए, नंबर 1 एक्सप्रेशन से कि n इक्वल टू n0e⁻ लैम्डा टी, और यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया प्रेजेंट इन द सैंपल एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम टी पे, जिस समय पे हमें नापना है कि कितना डीके कांस्टेंट है, डीके हुआ है, उस समय जो बचा हुआ न्यूक्लिया, रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है, वो उसे हम n से डिनोट करते हैं। और जो n नोट होता है वो इनिशियली जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है उस सैंपल में, उसे बोलते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ कैसे निकालें? तो हाफ लाइफ के समय में जो n होता है वो n0/2 होता है, इनिशियली जितना था उसका हाफ होता है। तो हम लोग इस फार्मूले को, इस n इक्वल टू n0/2 को हम फार्मूले इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हमारा टी हाफ आ जाएगा। तो टी हाफ हमारा आ जाएगा ln2 बाई लैम्डा आ जाएगा, और ln2 का जो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 0.693। तो जो टी हाफ होगा वो 0.693 बाई लैम्डा होगा। तो चलिए हम लोग देख लें कि एवरेज लाइफ क्या होता है। तो एवरेज लाइफ हमारा होता है टी एवरेज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, या फिर टी हाफ इक्वल टू ln/2, और टी एवरेज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ, या फिर ये कह लें, इस रिलेशन को याद कर ले आपका कि टी हाफ इक्वल टू 0.693 टी एवरेज आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके नीट में आते हैं, जो बता देगा कि टी हाफ और टी एवरेज के बीच में रिलेशन बताइए, तो आप ये सीधा लिख सकते हैं। सीधा आप, अगर आपने इस चीज़ को देखा है तो आप सीधा ये टिक लगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल हैं उसे हम लोग उसके जवाब आपको दें, आप तक पहुँचाएँ। तो धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग नीट शास्त्र। थैंक्स।